Okay बच्चों, so let us begin today's session. Good evening to everyone and once again a very happy Independence Day to all of you. Thank you sir, same to you. Let's Thank you, sir. begin the session. आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और बात करना हो तो आप माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं, चैट से भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ आज हमारा टॉपिक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा मेरे स्लाइड में। ये हम आज जूम का एक नया फीचर टेस्ट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी स्लाइड्स आप पीछे अपलोड कर सकते हैं और आप खुद उस पावर पॉइंट के अंदर दिखाई देते हैं, तो ये एक ज्यादा बेटर फीचर लग रहा है पहले से। आप लोगों का क्या कहना है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन है ये, इस लड़की को थोड़ा इधर खिसका देते हैं, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। तो ये आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, मुझे आप लोग थर्ड लॉ की स्टेटमेंट बताइए। और एक स्टेटमेंट आ गई है मेरे पास, ऐश्वर्या बैच 1 की स्टेटमेंट आ गई है जो कि एकदम सही है। बाकी बच्चे भी मुझे जरा अपना स्टेटमेंट अपलोड करिए जरा। यस, आर्यन ने भी अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर दी है। यस, वेरी गुड आर्यन, एकदम सही है आर्यन, क्या बात है, अभी तक सिर्फ 2 स्टेटमेंट अपलोड हुई। वेरी गुड, पार्थ का भी आ गया है। वेरी गुड आदेश, स्वाति खुशवाहा, वेरी गुड। कौन सा स्टेटमेंट, ये कौन है? मोटो 6S, नाम नाम बताओ अपना, नाम नाम नाम। हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे साइड में, हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो आपके पास स्टेटमेंट होगी, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, वो हम पूछ रहे हैं। आदेश, अपने सेकेंड लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं जरा मेरे ग्रुप पर भेज देना बेटा, हाँ, या मुझे पर्सनली आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं देख लूंगा उसको एक बार। फॉर एवरी एक्शन, ओके। अर्पित हुले का भी सही है। प्रथमेश, यस बिल्कुल सही है। अब ऑलमोस्ट सब बच्चों का सही आ रहा है। यस, सबसे ज्यादा पार्थ बैच 1 सही बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है। करेक्ट, सबसे ज्यादा हिट और पॉपुलर स्टेटमेंट यही होती है न्यूटन्स लॉ में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लोग फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन ये थर्ड लॉ कभी नहीं भूलते। और हमारी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यही स्टेटमेंट है क्या सर? यस सर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं ना? आपका आवाज नहीं, क्लियर नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरे पीछे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Please write it down. To every action there is an equal and opposite reaction. Yes, शालू ने भी सही लिखा है। आशीष बैच 2, yes, चारू बैच 1, बहुत बढ़िया। To every action there is an equal and opposite reaction is the statement. जो बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ नए बच्चे मैं देख रहा हूं, हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ कर रहे हैं, जैसा आप पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ हमारे स्क्रीन पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी करेंगे। तो जैसा देख रहे हैं सब बच्चों ने पीछे स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमारे पास स्टेटमेंट सबको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद ध्यान से सुने, ये लिख लिया होगा, उसके बाद ये बताएं मुझे, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस वन, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस वन। टू एवरी एक्शन 2 बार हो गया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लिख तो दिया बहुत बच्चों ने, इसका मीनिंग क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रही है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन इसका मीनिंग समझाएगा, कौन इसका मतलब समझाएगा? यस बोलिए, प्रथमेश बोलिए। सर अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो वही सेम फोर्स अनदर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है और डायरेक्शन अपोजिट से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट है। एनीबडी एल्स? प्रथमेश का आंसर सही है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। When any object exerts any force on another object, the other object exerts the equal but opposite force on the that first object. बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और वो इक्वल और ऑपोजिट होता है। करेक्ट, कृष्णा बैच 2 भी बोल रहे हैं व्हेन वी हिट अ वॉल इक्वली वी गेट हर्ट इन आवर हैंड। बिल्कुल सही है। जिया भी बोलना चाहती है, if object A exerts a force on object B, then object B also exerts an equal and opposite force on object A। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। चलिए तो ये लिख लेते हैं, इसका मीनिंग लिख लेते हैं। बहुत सही मीनिंग बताया बच्चों ने, चारू ने बताया, प्रथमेश ने बताया, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आराम से हमको दिखाई दे सके। तो आप प्लीज टेक डाउन दीज 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 जो आपको व्हाइट कलर से ऊपर दिखाई दे रहा होगा मेरे लिखा हुआ, When an object exert a force on another object, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, then the other object also instantaneously exerts a force on the first. This word is extremely important. Yes, ताशवी का भी स्टेटमेंट सही आ रहा है, आर्यन ने भी यही लिख रहे हैं कि सर it means that if a force is exerted on any body, the body exerts a force which is equal to the magnitude and opposite in the direction। सही है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, देन द अदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों ऊपर जो दिख रहा है आपको वो है इंस्टेंटेनियसली। वो वर्ड सबसे जरूरी है, दिख रहा है इंस्टेंटेनियसली, मतलब उसी वक्त जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा होता है, उसी वक्त दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट भी बहुत जरूरी है जो मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि these two forces, ये दोनों फोर्स, the force of first जो सेकंड पे लग रहा है and the force जो सेकंड का फर्स्ट पे लग रहा है, both these forces are equal and they are opposite in direction। उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड, but is in the opposite direction। प्लीज टेक इट डाउन, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट। सर वो ब्लैक से लिखा है वो भी हाँ जी, लिखना इवन है। द ब्लैक वन यू प्लीज टेक इट डाउन, बिकॉज सिर्फ यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि थर्ड लॉ एकदम अलग है। जैसे फर्स्ट लॉ में आपके बारे में सिर्फ फोर्स के बारे में बताया जा रहा था कि किसी चीज को रोकने के लिए या चलती हुई चीज को रोकने के लिए या रुकी हुई चीज को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड लॉ आपको बता रहा था कि एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स और ये सब की बात हो रही थी। थर्ड लॉ एकदम अलग है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो सब की बात हो रही है थर्ड लॉ में। So anybody who has not understood the things which are written behind me, when an object exerts a force on another object, the other object instantaneously exerts a force on the first one, and these two forces are always equal in magnitude, but they are opposite in direction। आगे चलते हैं। Is this absolutely clear? Yes, sir. इतने सारे बच्चे और सिर्फ एक ही आंसर आया मेरे को अभी तक। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड भाई, थोड़ा मजा तो आए पढ़ाने में। ऐसे लग रहा है मैं सिर्फ अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ 3 ही बच्चे दिख रहे हैं यहाँ, प्रथमेश, अमोल और आशीष। ये इन्हीं 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता है। चलिए एक और ऐड हो गई ताशवी भी आ गई। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये देखिए, मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूं अभी क्योंकि स्लाइड पे और कुछ दिख नहीं रहा है। यस, और मैं आपसे बोल सकता हूं। चलिए बच्चों हेडिंग डाल दीजिए,
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो एक्शन और रिएक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनके अभी एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी दी एग्जाम्पल्स फॉर दीज। यानी कह सकते हैं कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ के एग्जाम्पल्स। तो पहला जो एग्जाम्पल है, बीच में एक जगह बात भी हो रही थी, कृष्णा ने लिखा था व्हेन वी हिट अ वॉल इक्वली वी आल्सो गेट हर्ट इन आवर हैंड। तो वहां वॉल की बात हुई थी, वहीं पे चलते हैं हम, वॉल के पास ही चलते हैं। ये देखिए वॉल, और यहाँ पे ये इंसान जो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत देर से वॉल को पुश करने पे लगा हुआ है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। पुशिंग द वॉल, ये वॉल को पुश कर रहा है। और वॉल को पुश करना इस चैप्टर में भी है, वॉल को पुश करना आगे एक चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, वहां भी है। ये अननेसेसरी के अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये कभी भी वॉल को हिलाने में कामयाब नहीं हो सकता। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में जहां पर हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? एनीबडी would like to explain about if we push a wall, how does this is in accordance with your Newton's third law? Sir, बोलिए। when we push a wall, the wall also exerts equal but opposite force on us. So we can't push it back, or we can't push a wall. We can't push it back। ये लास्ट वाली लाइन बस हटा देना, बाकी अच्छा चारू आपने एकदम सही बोला है। When we push a wall, जब हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल भी हमें पुश कर Sir, रही है। we can say that there is no change. There is no change, हाँ वो तो ठीक है, वॉल को तो हम हिला नहीं सकते। There is no change, we can understand, we can very well understand। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, मैं थोड़ी देर के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये, जब भी आप कभी न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में कोई भी जब आप अपना कमेंट देंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, तो अभी इसके पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, ये देखिए, अगर आपको याद होगा तो मेरे पीछे देखिए यहाँ ब्लैक कलर से एक्शन एंड रिएक्शन। तो जब भी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे, आप हमेशा एक्शन और रिएक्शन के टर्म्स में अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। एक्शन होना चाहिए उसमें और रिएक्शन होना चाहिए उसमें, ठीक है? तो कोई एक्सप्लेन करेगा अभी एक्शन और रिएक्शन के टर्म्स में, बताएगा इस इवेंट को, पुशिंग अ वॉल को? So pushing a wall is action, and Yes. the reaction is wall pushes us back. नहीं. ओके, वॉल पुशेस यू बैक। आपको पता है वॉल आपको पुश करती है? नहीं सर, पर मतलब फोर्स एक्सर्ट करती है। चारू बोलती है कि वॉल पुश नहीं करती है। ताशवी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं क्या? सर मैं बोल रही थी कि when we push a wall it is action and wall exerts an equal and opposite reaction on us. श्योर, बट यू आर श्योर? चारू बोलती है वॉल कैसे हमको पुश करेगी, और आप बोलते हो वॉल भी हमको पुश कर रही है। सर फोर्स एक्सर्ट करती है। करती है हमारे ऊपर, फोर्स एक्सर्ट करती है। आपको फोर्स महसूस होता है वॉल का? सर पुश नहीं कर पाते ना। अच्छा, हम पुश नहीं कर पाते, इसका मतलब नहीं, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी सी देर में। पहले हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं। आइए चलिए सब ये पॉइंट लिख लेते हैं। मैं भी अपने आप को यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा ऊपर को ले जाता हूँ, हाँ, ताकि आप आराम से लिख सकें। प्लीज टेक दिस डाउन। देखिए नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो लिखिए आप, और यहाँ पर आपको वो जो वॉल पुश करता हुआ है वो स्टेटमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है, एक्शन और रिएक्शन के रूप में। तो जो आप फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन। जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन, वो एक्शन होता है। और जो वॉल आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो फैक्ट एकदम सच है। ऐश्वर्या बोल रही है, आर्यन बोलता है इट विल बी अ बैलेंस्ड फोर्स, रिएक्शन विल बी अ बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, और ऐश्वर्या बैचमैन बोल रही है व्हेन वी पुश अ वॉल which is an action and also the wall exerts a force which is equal and opposite to the direction which is reaction. Okay, तो हमने यहाँ पर भी वही नीचे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो हमने लिखा हुआ है
when we exert a force on the wall, that is the action. Correct? Diagram में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, that is a action. And we also experience a force exerted by the wall on our palm of our hand, that is the reaction. Correct ऐश्वर्या, instantaneously. एकदम सही है, ये एकदम सही है. लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं पे बरकरार है. चारू के साथ जब चारू बात कर रही थी तो वो ये बोल रही थी कि बोल तो रही थी कि वॉल भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, बट मैंने पूछा क्या वॉल फोर्स लगाती है, तो आप तो थोड़ा सा समझा नहीं पाए कि वॉल कैसे फोर्स हमारे पे लगा रही है. हम वॉल पे लगा रहे हैं वो समझ रहा है, लेकिन वॉल हमारे पे लगा रही है वो महसूस नहीं हो रहा है. ताशवी से बोला तो ताशवी भी बोल रही है कि इसीलिए हम वॉल को पुश नहीं कर पाते हैं. पर कोई और इस पे कोई पॉइंट देना चाहेगा? सर वॉल का मास ज्यादा है. वॉल का मास ज्यादा होने से क्या हो गया? मास ज्यादा होने से कम होने से वो बात अलग है, लेकिन यहां मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाना चाहूंगा. हाँ जस्ट सर वॉल, हाँ सर वॉल्स के भी पार्टिकल्स होते हैं जो हम पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं. ठीक है, वॉल हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो तो चारू भी बोल रही है, ताशवी भी बोल रही है. लेकिन अगर एक छोटा बच्चा आपके सामने आता है और बोलता है, ऐश्वर्या आपके सामने एक छोटा बच्चा आता है बोलता है कि दीदी दीदी ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन मुझे समझ नहीं रहा, मैं तो वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वॉल मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो तुम्हारा क्या जवाब होगा उस छोटे से बच्चे के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा? सर मैं बताऊं, अभी समझा. बिल्कुल चारू बोलिए. हमारे पैर थोड़े पीछे पीछे सरकने लगते हैं शायद, आई गेस. कितने लोग इसके साथ अग्री करेंगे? चारू बोलती है जब हम वॉल को धक्का लगाने लगते हैं तो हमारे पांव पीछे पीछे को खिसकने लग रहे हैं, मतलब वॉल हमारे ऊपर धक्का लगा रही है. नहीं, जिया भी आपको अग्री कर रही है. मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, जिससे ये थोड़ा हमारा और क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट. देखिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है. ये देखिए, और मैं यहाँ से इस आदमी के पास से हट जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, बस ये मेरे ऊपर ना चढ़ा दे रोलर स्केट्स. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप रोलर स्केट्स पहन ले, कितने बच्चों ने रोलर स्केट्स देखे ही नहीं है? देखे होंगे, रोलर स्केट्स पहने भी हैं कोई हमारे बीच में? रोलर हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस कोई सर, कोई कोई यस सर. कोई रोलर स्केट चैंपियन तो नहीं है हमारे बीच में? मैंने जरूर एक बार रोलर स्केट पहने थे, इतनी जोर से गिरा था फर्स्ट टाइम पहने थे. उसके बाद कभी नहीं पहने. बट यहाँ अगर आई एम, अरे वाह, देवाशीष बोल रहा है कि आई एम एन इनलाइन स्केट चैंपियन. इनलाइन तो भाई नमस्कार, इनलाइन तो और खतरनाक होते हैं, जिसमें एक ही लाइन में वो होते हैं ना, गोल 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 गोल, वो तो और भी डेंजरस. वो आप लोग कैसे चलाते हैं पता नहीं, मैं तो इसी से मेरी हालत खराब हो गई. वो तो छोड़ दो. अदिति सिन्हा बोल रही है सर आई गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल, वेरी गुड. तो अब जितने बच्चों ने रोलर स्केट कभी ना कभी तो पहने होंगे, उनसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, जिससे हमें थर्ड लॉ के बारे में पता चलेगा. एक काम करिए, आप ये रोलर स्केट पाँव में पहन लीजिए. पहन लिया सबने? पहन लिया? ताशवी पहन लिया? चारू? हाँ पहन लिया, ठीक है. अमोल, प्रथमेश पहन लिया ना? अब वॉल के सामने जाके खड़े हो जाओ. खड़े हो गए वॉल के सामने? अब जैसे ये आदमी यहाँ पे दिख रहा है वॉल को धक्का देता हुआ, वैसे ही आपको भी करना है. सामने वॉल है, आप वॉल को पुश करो. सर गिर गए. कौन गिर गया? अच्छा, बाकी लोग बताओ. आप बाकी लोग अपना ऑब्जर्वेशन जस्ट मुझे बताओ. आप वॉल के सामने खड़े हो, वॉल को फेस कर रहे हो और वॉल को पुश कर रहे हो, तो क्या होगा? चारू क्या हुआ? सर गिर जाएंगे. चारू सर पीछे मुंह होंगे. सर पीछे मूव हो जाएंगे. पीछे को मूव होंगे. सर पीछे मूव होंगे. हाँ सर पीछे मुंह जाएंगे सर. वेरी गुड, ये बात सही बोल रहे हैं हम.
पुश आगे को कर रहे हैं लेकिन हम पीछे को क्यों सर जा रहे हैं? स्केट्स का रोलिंग फोर्स भी है। हम पीछे को क्यों जा रहे हैं? सर स्केट्स का रोलिंग फोर्स भी है। क्योंकि वॉल हम पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट चारू। यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है फिर कि हम तो वॉल को पुश कर ही रहे थे, बट सेम टाइम वॉल भी हमको पुश कर रही होती है, इसलिए हम भी पीछे चले जाएंगे रोलर स्केट्स पहने होंगे तो। जब मैंने बोला तब आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी नहीं थी, इसीलिए मेरे को लगा मैं गलत बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे अगली बार अपनी रिएक्शन चेंज करनी पड़ेगी। बट ये एग्जाम्पल के बाद एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। नहीं तो अगर कोई दीवार को धक्का मारता है तो ये नहीं बोलता कि दीवार भी मुझे धक्का मार रही है, लेकिन डेफिनेटली रोलर स्केट्स पहनने के बाद अगर आप वॉल को पुश करोगे इमीडिएटली आप पीछे जाओगे। हाँ, अगर मेरी तरह एकदम रोलर स्केट्स में आप अगर चैंपियन होंगे तो उधर ही धड़ाम से गिर जाएंगे, बट अगर आप जरूर अदिति या देवाशीष जैसे होंगे तो डेफिनेटली आप पीछे की तरफ को जाएंगे, आप अपना बैलेंस बना पाएंगे, लेकिन आप डेफिनेटली पीछे की तरफ को पुश करेगी वॉल आपको। सो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि स्केट्स का रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है ना सरफेस पे, तो अरे उससे भी। बाप रे, फ्रिक्शन की बात कर ही नहीं रहे हम यहाँ पे। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, हर टाइप का फ्रिक्शन फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हम पीछे की तरफ को जाएंगे। सो विच प्रूव्स द लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा वो आदमी, एक्शन और रिएक्शन, हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एक्शन, और जो वॉल हमारे ऊपर लगा रही है दैट इज रिएक्शन, जिसके कारण हम पीछे जा रहे थे। सो इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक्शन, यस सर। एक्शन एंड रिएक्शन। चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगली स्लाइड आपको दिखाता हूँ। सर हाँ बोलिए प्रथमेश जी। सर मुझे केमिस्ट्री में डाउट था। किसमें? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का डाउट केमिस्ट्री सेशन में बात करेंगे, छोटा सा ही डाउट है। केमिस्ट्री सेशन में बात करेंगे। आप नहीं तो मैसेज पर लिख करके भेज दीजिए मुझे, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लैपटॉप ऑन द टेबल। पहली हेडिंग आपने एग्जाम्पल में दे दिया, पहली हेडिंग आपने एग्जाम्पल में देनी है, साथ साथ में लिखना भी है। पुशिंग द वॉल ना सर, पहले हेडिंग। पहला ये वाला हेडिंग डालेंगे, हेडिंग यही होगा, पुशिंग अ वॉल। पहला हेडिंग होगा आपका पुशिंग। उसके पहले आप ये हेडिंग डाल चुके होंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें आपका पहला हेडिंग आएगा पुशिंग अ वॉल, और पुशिंग अ वॉल में अगर आप ये डायग्राम बना सकते हैं या ऐसा कुछ, या फिर ये आपने लिखा होगा दैट इज सफिशिएंट एक्शन एंड रिएक्शन। और ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए स्लाइड थी कि यस, जब व्हेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द वॉल दैट इज एक्शन, वॉल इज आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अस दैट इज रिएक्शन। तो यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे उसके बाद। बिल्कुल आदित्य सिन्हा, जो आपका पॉइंट है बुलेट और गन वाला, वो थोड़ी देर में आते हैं। एक एक करके हम बहुत सारे पॉइंट आज टच करने वाले हैं। सेकेंड है लैपटॉप ऑन द टेबल। आपको दिखाई दे रहा होगा लैपटॉप ऑन द टेबल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लैपटॉप ऑन द टेबल, इसके बारे में कोई समझाएगा क्या? यहाँ पे क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि नहीं है? सर लैपटॉप टेबल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो नीचे की तरफ है एक्शन, और टेबल भी लैपटॉप को ऊपर की तरफ फोर्स मतलब दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, इसीलिए वो लैपटॉप टेबल पे है, मतलब टेबल ऐसे नीचे नहीं जा रहा है। अच्छा, सर लैपटॉप नीचे नहीं गिर रहा, अगर टेबल अगर उस पे लैपटॉप पे अगर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता तो फिर लैपटॉप स्टेबल नहीं रह सकता था सर टेबल पे। सर मैं से बोलिए बोलिए बोलिए। सर ग्रेविटी एक फोर्स अप्लाई कर रही है लैपटॉप पे, पर वो टेबल ना उससे नीचे नहीं जाने दे रही, ऑपोजिट रिएक्शन उसको रिएक्शन मतलब इसलिए वो स्टिल है ऊपर। ओके ओके, तो इसमें एक्शन क्या हुआ? सर वेट मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल, एक्शन, और बिल्कुल। रिएक्शन टेबल जो उसको स्टिल रखे है। ओके ओके, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, आपने बिल्कुल सही बोला है। पर क्योंकि हम अभी ग्रेविटी चैप्टर में नहीं गए हैं तो हम थोड़ा सा अपना जो आंसर है उसको हम इसी वे में बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक डायग्राम जैसा बना सकते हैं, एक टेबल जैसा बना लीजिए, उसके ऊपर एक लैपटॉप या बुक बना लीजिए, लैपटॉप नहीं है तो एक बुक जैसी बना लीजिए,
तो इसमें याद रखिए, इसमें जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ साइड में, वेट जो है, वेट दैट इज द एक्शन। जो भी आपका बुक होगा या लैपटॉप होगा उसका वेट नीचे की तरफ है, और जैसा अथर्व ने बोला, सही बात बोली है, वेट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी इज पुलिंग एवरीथिंग डाउन, सो दैट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैपटॉप इज द एक्शन। बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा है कि उस वेट में हमारा जो लैपटॉप है या बुक है वो टेबल फाड़ के नीचे चली गई है, वो वहीं पे रुकी हुई है, लैपटॉप वहीं पे रुका हुआ है। इसका मतलब कुछ नीचे से एक फोर्स उसको बैलेंस कर रही है। सो जो नीचे से जो टेबल एक फोर्स लगा रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर, दैट इज रिएक्शन, और जो लैपटॉप नीचे की तरफ को जो उसका वेट है, दैट इज द एक्शन। सो द वेट ऑफ द लैपटॉप इज द एक्शन, and the force exerted by the table on the laptop which is keeping it stand still over there, that is the reaction force. Right, so this was our second example. देवाशीष बॉबी बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए आप बताइए। बोलते हैं what if the weight of the laptop is more than that of table? पहले तो देवाशीष बॉबी, ऐसा लैपटॉप मैंने आज तक नहीं देखा। सर मैं बताऊं? प्लीज गो अहेड। सर बिकॉज एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल सही है। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं हुआ तो टेबल कि लैपटॉप नीचे गिर फिर जाएगा हम सर होता ही दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। अगर वेट बहुत ही ज्यादा हुआ तो वो लैपटॉप को तोड़ करके नीचे चला जाएगा, तो बैलेंस नहीं हुआ है, तो फिर वेट इज मोर देन द रिएक्शन। करेक्ट। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। आ जाते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। सो देवाशीष बॉबी, आप आंसर से सेटिस्फाइड हैं जो बच्चे दे रहे हैं? ओके, थैंक यू। उन्होंने मैसेज लिखा है कि यस आई एम। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये है। हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विद दिस वन? ओके, प्रथमेश का हाथ ऊपर जाता हुआ मुझे दिख रहा है, उधर ताशवी का भी हाथ ऊपर होते हुए मुझे दिख रहा है। सर मैं भी। और अभी तुम्हारे कैमरे के सामने कुछ आ गया, ब्लैक ब्लैक क्या आ गया? अभी ठीक है सर? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। ओके, तो पहले अमोल, अमोल बताइए। सर हम जब भी चलते हैं when we walk our legs exert a force on the floor or the base, and the base also exerts equal and opposite force on our legs, so we are able to walk also. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस प्रथमेश, आप भी बताइए। सर एक करेक्शन है, लेग में बॉडी होना चाहिए ना? ओके ओके, हाँ कौन बोल रहा है करेक्शन? सर ऐश्वर्या। हाँ ऐश्वर्या बोलो। हाँ सर, उसने बोला कि legs exerts force. Sir, our full body exerts force on the ground, not only our legs. चलेगा, बट हम लेग्स के थ्रू ही तो फोर्स नीचे लगा रहे हैं ना, लेग्स नहीं होते तो कैसे लगाते फोर्स? तो इट इज ओके। ओम डोंगरे को रुके, ओम डोंगरे ने हाथ ऊपर उठाया। ओम डोंगरे बताइए आप क्या शेयर करना चाहते हैं? कोई नहीं, अभी ताशवी बोलो। When we walk, our feet exert a force on the ground, which is action. Correct. And ground pushes the ground provides an opposite reaction, so we can walk forward. Absolutely, absolutely. आदित्य सिन्हा, आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपना पॉइंट। Sir, the ground exerts the equal and the opposite force on the person walking on the upward direction. Action is the person walking and the reaction is the forced by the ground in upward direction. एकदम सही बोल रहे हैं। यहाँ जिया का भी एक पॉइंट लेते हैं। जिया ने लिखा है whenever we walk their foot exerts a force on the ground and the ground also exerts an equal force which points in the opposite direction. It is that force that allows us to move forward. बिल्कुल सही लिख रही है जिया बैच वन। देखिए यहाँ डायग्राम भी देखिए, आपको दिख रहा है डायग्राम में जो फोर्स हम नीचे को लगा रहे हैं दैट इज F, ओके, दैट इज एक्शन, और जो रिटर्न में जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो भाई इसमें लिखे कैसे?
समझ में सब कुछ आ रहा है? लिखें कैसे? तो लिखने के लिए ये पॉइंट आप लिख लीजिए। चलिए मैं वेट करता हूं। हेडिंग आपने डाल दिया होगा मैन वॉकिंग, और उसमें ये आप जो ऊपर लिखा है इसको आप लिख लीजिए। अगर आप एक अपना आंसर बना नहीं पा रहे हैं तो मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिया है। व्हेन अ मैन पुशेस हिज फुट अगेंस्ट द ग्राउंड, देन बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ को पुश कर रहे होते हैं, है ना। खास करके हम नीचे को नहीं पुश कर रहे होते हैं, हम थोड़ा पीछे की तरफ को पुश कर रहे होते हैं, बैकवर्ड्स बाय अ फोर्स F। सो ग्राउंड भी हमें एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे फुट के ऊपर, तभी हम चल पाते हैं, तभी हम चल पाते हैं। यस सर एक डाउट था सर। अभी ऐसे बोला कि मतलब इक्वल फोर्स मतलब रिएक्शन भी देता है, तो सर व्हेन वी जंप, तो सर हम लोग जंप करके जैसे लैंड होते हैं तो वापस जंप क्यों नहीं होता? बात तो आप सही बोल रहे हो। अभी यहाँ पे भी जो फोर्स लग रही है उससे हम उड़ नहीं रहे ना, समझ रहा है बेटा। अर्थ भी हमको फोर्स, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं अर्थ भी हमें उतना ही फोर्स लगा रही है, तो हमें वो चलने में। एक चीज मुझे बताओ, अगर जैसे एक इसमें बीच में एक पॉइंट हम ये भी जोड़ना चाहेंगे, ऐश्वर्या बैच 1 बोल रही है सर इज देयर एनी एग्जांपल इन व्हिच न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐश्वर्या हम यहीं पे बात कर रहे हैं, बाकी बच्चों के साथ बात कर रहा हूं। अब अगर ये जो पीछे वाला आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा, तो मैं पीछे जाने वाला हूं। अब अगर मान लेते हैं कि ये जमीन एकदम स्लिपरी है, जमीन एकदम स्लिपरी है, तो क्या यहां पर हम चल पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पा रहे हैं आप? क्योंकि हमारे पैर के बीच में और ग्राउंड के बीच में सर एक लेयर फॉर्म हो गया। एक लेयर फॉर्म, कुछ तो ऐसा आ गया है कि हम फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट सर फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन तो रहा ही नहीं, हम तो स्लिप हो रहे हैं उल्टा। सर फ्रिक्शन हाँ एकदम फ्रिक्शन लेस सिचुएशन हो गई है उल्टा, तो हम यहाँ पे फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं। और जब हम फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं तो हमें रिएक्शन कैसे मिलेगा? और हमें रिएक्शन कैसे मिलेगा? तो वहां हमें रिएक्शन नहीं मिलता है, फिर तो हम फोर्स भी नहीं लगा पाते, हमें रिएक्शन नहीं मिलता है। और एक दूसरी सिचुएशन में आपके सामने लेके आना चाहता हूं, तो यहाँ पे फिर वो थर्ड लॉ हम ठीक से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा अगर क्विक सैंड पे हैं हम, क्विक सैंड पता है? हाँ सर। हाँ दलदल टाइप की जमीन है एकदम, मतलब एकदम हार्ड सरफेस नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट जैसा सरफेस है, वहां पे भी आप पुश करो तो क्या होने वाला है? वहां पर भी हो सकते हैं, वहां पे भी रिएक्शन बराबर नहीं आने वाला ना, हमारा वहां पर भी स्लिप हो सकते हैं सर। हाँ वहां पे या तो पाँव स्लिप हो जाएगा या पाँव अंदर ही धस जाएंगे हम, करेक्ट। तो वहां भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगा। हाँ क्योंकि फोर्स नहीं लगा पा रहे ना हम। वो तो चलो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ऐसा सरफेस है, आपको ऊपर उठने के लिए किसी सरफेस को, आप जैसे अगर मैं जैसे ये चेयर पे बैठा हुआ हूं, अगर मुझे चेयर से उठना है, सिंपल सी बात है, आप लोग भी चेयर पे बैठे हैं, है ना। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको उठना है तो क्या करना पड़ता है आपको? एक तो मुझे ये साइड वाले जो मेरे चेयर के जो हैंडल है इस पे मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी मैं उठ रहा हूं। देखो, या तो मैं जमीन को पुश कर रहा हूं तभी मैं उठ पा रहा हूं। अगर जमीन ही नहीं होगी, अगर मैं किसी को बोलूं कि आप जहां भी बैठे हो वहां बैठे तो हो, आपको उठना है लेकिन आपको नीचे जमीन को पुश नहीं करना है, आप उठ पाओगे क्या? नहीं उठ पाओगे। नहीं सर, कोई लोग बोलेंगे कि मैं चेयर को पुश करके उठूंगा, बट चेयर भी तो जमीन पे ही है ना। चेयर भी तो जमीन पे ही है। अगर मैं चेयर को भी नहीं पुश करूं और किसी भी चीज को पुश नहीं करूं तो मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो वही अथर्व का वहीं पे पॉइंट आता है कि फिर वो तो डिपेंड करता है अथर्व फिर हम किस टाइप के प्लेयर हैं ना। क्योंकि अगर मुझे आप बोलोगे लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप, जैसा कि अगर आप याद करोगे ट्रिपल जंप में तो 3-3 बार जंप मारनी पड़ती है, तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी नहीं किया वो तो फिर हम अपनी बॉडी के साथ या उतना हम रिएक्शन नहीं ले पाते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ साथ फिर वो उतना अच्छा मोशन या जंप मार पाते हैं वहां पर। ओके, सो एक्शन एंड रिएक्शन हमने देख लिया। वॉकिंग के केस में जिन्होंने लिखना था लिख लिया। So when a man pushes his foot against the ground backwards by a force F, which is the action, the ground also exerts an equal and opposite force
that is the reaction on the foot. आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बच्चों, आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. दो बार जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। एक आदमी एक ही आवाज आ रही है, दो लोगों ने बोला। हाँ ताशवी जी कुछ पॉइंट रखना चाहती हैं क्या, बोलिए। सर नहीं, बस यस बोल रही थी। ओके आगे चलते हैं। आगे फिर एक पॉइंट आया था बीच में, एक बच्चे ने गन और बुलेट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी पे आ जाते हैं। बाय गॉड मैं इस तरफ हो जाता हूँ, नहीं तो मुझे ही गोली ना लग जाए। चलिए, तो ये हमारा है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें से चलने का एक्सपीरियंस तो हम सबने किया है, कितने लोगों ने गन से फायरिंग करी है? मैंने तो आज तक गन से नहीं, राइफल से की है। राइफल से करी है? हाँ सर। मतलब वो एयर राइफल। चारू से बच के रहना पड़ेगा, घर में तो नहीं है? नहीं सर, अलाउड नहीं होता घर पे। हाँ फिर ठीक है। नहीं मैं बोला लाइसेंस के साथ घर पे रखी हुई है तो फिर है तो सर। फिर तो हर क्लासेस में जाता हूँ। फिर तो हर क्वेश्चन का आंसर इसी से पूछना पड़ेगा, नहीं तो। सर है। अच्छा, किसी के घर में भी है, बहुत बढ़िया। पर अगर आप कहीं पे सर्कस या कभी कभी छोटे मोटे फेयर में जाते हैं ना, तो वहाँ बलून को फोड़ने के लिए होती है। हाँ सर वो चलेगा। सर वो सॉफ्ट गन राइफल्स रहती है। हाँ वो छोटे छोटे छर्रे उसके अंदर डालते हैं गोल गोल, बट वही हमारे लिए काफी हो जाती है। इट इज वेरी हैवी। तो जिन बच्चों ने वो भी गन उठाई होगी, पता चलता है कि बहुत हैवी होती है गन। हाँ सर। है ना सर? ये भी जो पिक्चर में है, पिस्टल भी हैवी हो सकती है सर। है? अच्छा, ये तो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, बट हाँ हम लोग टीवी में जरूर देखते हैं या मूवीज में देखते हैं कि ऐसे करके ऐसे पकड़ा हुआ है ना, ऐसे फायरिंग। एक हाथ से तो कभी कभी हीरो लोग चला लेते हैं, कुछ लोग दो हाथ से पकड़ के चला रहे हैं उसको, मतलब बैलेंस कर रहे होंगे। सर वेज नियर 1.25 kgs। 1.25 kgs तो बहुत हैवी होता है, फिर तो एक हाथ से ऐसे नहीं, दोनों हाथ से पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम अ गन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्यों आ रहा है? प्रथमेश बोलो। क्योंकि बुलेट फायर करते तो पीछे, बुलेट फायर करते हैं तो पीछे को जाती है। ओके, गन पीछे को जाती है। प्रथमेश? सर रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पूरा सेंटेंस बोले। सर जब हम फायर करते तो बुलेट आगे जाती है और गन जो है वो पीछे आ जाती है। ओके, बुलेट आगे जाती है, गन पीछे की तरफ को आ जाती है, रिकॉइल होती है। ताशवी बोलिए। सर सेम पॉइंट था, जो हम लोग बुलेट जब फायर होती तो वो एक्शन, और जब गन पीछे आती तो रिएक्शन। बिल्कुल, ये आपने सही बोल रहे हैं। उधर पे कुछ चैट्स भी साथ साथ में लेते रहते हैं। देखिए डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, फोर्स ऑन द बुलेट दैट इज द एक्शन, एंड रिएक्शन इज द रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन इज द रिएक्शन। चलिए एक दो चैट्स देख लेते हैं। ओम डोंगरे बोल रहे हैं सर गन का फोर्स ज्यादा रहता है। ओके ओके। और जिया बोल रही है द गन रिकॉइल्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। When a bullet is fired from a gun, the gun exerts a force on the bullet in the forward direction. This is the action force, and the bullet also exerts an equal force on the gun in the backward direction. ओम डोंगरे ने फिर से एक मैसेज किया है, तो गन पहले आती है और बुलेट नहीं, गन पीछे आती है और बुलेट आगे जाती है। ठीक है, बट मैं तो जस्ट महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बड़ी बड़ी गन्स जो होती हैं, जो हम पिक्चर्स में देखा करते हैं, खास करके अर्नोल्ड्स की पिक्चर और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पिक्चर, टर्मिनेटर, ये बड़ी बड़ी गन्स वो यूज करता है। तब मुझे किसी कोई बच्चा बता रहा था कि बड़ी बड़ी जो हैवी जो गन्स होती हैं उनको तो स्टैंड पे खड़ा करके चलाते हैं, उनके लिए प्रॉपर स्टैंड होता है, उसके ऊपर स्टार्टिंग में स्टैंड होता है, फिर आदत होने के बाद फिर हाथ में भी ले सकते हैं। हाथ, इतनी भारी भारी गन्स को हाथ में, पर वो सपोर्ट देने के लिए वो रिकॉइल, हाँ ये जो रिकॉइल की जो बात कर रहे हैं सर, कमर पे रखते हैं सपोर्ट के लिए। नीच कमर पर ऐसे? हाँ सर, कमर पे नहीं रखते हैं, मेरे का कंधे पे रखते हैं ऐसे, जहां तक मुझे आइडिया है। नॉट नहीं कंधे पे नहीं रखते, कंधे और कंधा तो नीचे आ जाएगा सब पूरा। कुछ यहीं पे तो रखते होंगे ना यार ऐसे।
जैसे ये है तो ऐसे कंधे के थोड़ा इधर ही तो है, कमर तो सर नहीं है। यहाँ पर रखते हैं। नहीं सर, कमर नीचे की तरफ रहता है और फिर हाथ से पीछे हाँ। वाले हाथ से सपोर्ट देते हैं, आगे वाले हाथ से भी सपोर्ट देते अच्छा तो तू मतलब ऐसे सामने रख रही है ऐसे गन? हैं। हाँ सर, मैं तो मूवी में ऐसे देखता हूँ ऐसे थोड़ा सा। वो सब ऐसे ही थोड़ा सा। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। सर नहीं रियल रहता है सर, कुछ भी हो सकता है पिक्चर। हाँ हाँ, ये देवाशीष बॉबी बोल रहे हैं वो प्रॉप्स होते हैं जो मूवीज में यूज होते हैं। प्रॉप्स मतलब असली नहीं होते। तो चलिए इसके बारे में भी लिख लीजिए, इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख लीजिए। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन के बारे में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। When a man fires a bullet from a gun, a force F is exerted on the bullet, which is called the action, and the gun experiences a recoil. वो पीछे की तरफ को जो गन को जो झटका लगता है, that is called reaction or recoil. That is the recoil or reaction. That is called recoil or reaction. ओके, साथ ही में एक आप छोटी सी गन भी अगर ड्रॉ कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी नाइस। जैसे ऐसे किया है, कुछ भी स्ट्रक्चर जैसा बना के। सर मैंने कर लिया। हाँ, रिएक्शन रिकॉइल ऑफ द गन और फोर्स ऑन द बुलेट, दैट इज द एक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों आप लिख सकते हैं वैसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हम देख रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। When a man fires a bullet from a gun, the force F is exerted on the bullet, that is the action, and the gun experiences a recoil R, that is the reaction. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं इसमें। बताइए ये वाला पॉइंट बताइए, कौन बताएगा? रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप अप्लाई कर रहा है भी कि नहीं है ना सर? हाँ बोलिए सर। वो जो फायर है, मतलब जो रॉकेट है, वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स डाल रहा है और इसीलिए ग्राउंड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब जो रॉकेट डाल रहा है वो एक्शन है और जो ग्राउंड नीचे से जो फोर्स दे रहा है जिससे वो ऊपर जा रहा है वो रिएक्शन है। ठीक है, चारू बोलिए। सर मैं ही बोल रही थी। हाँ सॉरी, चारू के बाद ताशवी बोलिए। सर जब रॉकेट तो उसका इंजन जब लगाता है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है रिएक्शन रॉकेट पर, उसकी वजह से वो ऊपर मूव हो सकता है। सर ओके, अदिति भी बोलिए, फिर मैं देता हूँ मौका। 1 मिनट। अदिति सिन्हा बैच 1 बोलिए। सर हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जब वो फ्यूल बर्न होता है, जब वो फ्यूल बर्न होता है फिर रिलीज करता है फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के। फिर रिएक्शन सर। ओके, प्रथमेश गो अहेड। प्रथमेश बोलिए। सर जो रॉकेट है सर, वो गैसेस के ऊपर फोर्स लगाता है, गैसेस उसके ऊपर रिएक्शन लगाता है। ओके, रॉकेट गैसेस पे फोर्स लगाते हैं और गैसेस रॉकेट पे फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, और कोई यहाँ पे 1-2 पॉइंट आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। अथर्व बोलते हैं आज माय फादर ही हैज many in the station, so he said that they hold the rifle in shoulder region. ओके, जो राइफल होती है बड़ी वाली उसको शोल्डर रीजन में होल्ड किया जाता है, एंड जो पिस्टल है उसको दोनों हाथों से होल्ड किया जाता है, क्योंकि हो सकता है पिस्टल का रिकॉइल वेलोसिटी इतना ज्यादा नहीं होता तो वो हाथ से हैंडल, उसका वेट भी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली राइफल जो बड़ी है उसको तो शोल्डर, आपको रिकॉइल बचाना पड़ेगा, रिकॉइल, सो वो थोड़ा शोल्डर रीजन पे है। थैंक यू अथर्व, थैंक यू सो मच। जिया भी लिखती है इन अ रॉकेट बर्निंग फ्यूल क्रिएट्स अ पुश
on the front of the rocket pushing it forward. तो बोल रही है जो भी अंदर फ्यूल जल रहा है उससे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो गैसेस से उसको फॉरवर्ड पुश मिल रहा है. This creates an equal and opposite push on the exhaust gases backwards. Okay. Okay. ऐश्वर्या बोल रही है does the third law exist when the rocket is moving in forward direction? Means when it is moving in air. वही मैं बात करने वाला था. थैंक यू सो मच. क्योंकि चारू आप बोल रहे थे जब अर्थ के ऊपर रॉकेट है तो वो नीचे को पुश कर रहा है, पर अब जब रॉकेट हवा में उड़ रहा है, ऐश्वर्या का भी वही कमेंट है कि जब अभी रॉकेट हवा में उड़ रहा है, जैसे ये पर्टिकुलर रॉकेट जो यहाँ बना हुआ है ये हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है, अभी अर्थ पे नहीं है, तो क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है, कौन बताएगा? सर एटमॉस्फेयर उस पे उसे फोर्स एक्सर्ट करता है सर. एटमॉस्फेयर उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ओके ताशवी बोलो. सर जो रॉकेट का जो उसके अंदर से फ्यूल की वजह से गैसेस निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर एक्सर्ट फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो एक्शन, और जो एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है वो रिएक्शन. बिल्कुल 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 सही है. सो फोर्सेस ऑन गैसेस, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं इसमें. अगर आपने साइड में रॉकेट का डायग्राम बना रहे होंगे तो प्लीज बना लीजिए और उसमें ये मार्क कर लीजिए. ये देखिए सामने हमने यहाँ बना दिया है. सो आप देख रहे हो अगर रॉकेट बना हुआ है तो रॉकेट नीचे को देखिए, फोर्सेस ऑन गैसेस दैट इज द एक्शन. गैसेस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्सेस ऑन द गैसेस, क्योंकि गैस बाहर निकल रही है, वो नोजल में से गैस बाहर निकल रही है, दैट इज द फोर्स. फोर्सेस ऑन द गैसेस दैट इज द एक्शन. और वो गैसेस जो रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लगा रही हैं जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ को जा रहा है, द फोर्स ऑन द रॉकेट दैट इज द रिएक्शन. सो एक्शन एंड रिएक्शन. अदिति यहाँ पे ऐड करना चाह रही हैं, द फ्यूल बर्न एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स in the opposite direction of the movement of the rocket. Yes, very good. सर मुझे नहीं समझा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना. हाँ, अंदर गैसेस हैं बेटा, अंदर गैसेस जल रही हैं. अच्छा, इसको अगर मैं छोड़ देता हूं, मैं आपको बताता हूं एक दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका, हमारे बुक में भी दिया है वो एग्जाम्पल, और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है. अगर मैं आपको एक बलून देता हूं, ठीक है ना, बलून आपने बचपन में किया भी होगा बहुत बार. बलून, क्योंकि बर्थडे सबने सेलिब्रेट किए हैं बचपन में, तो बलून लेके उसमें हवा भर दीजिए, उसको बंद मत करिए, बस बलून में हवा भरिए और उसको छोड़ दीजिए. कम ऑन, जल्दी से कोई बताओ क्या होता है जैसे ही मैं बलून छोड़ता हूँ. हाँ, The balloon goes in upward direction. So the balloon goes in the upward direction. हाँ, अपवर्ड तो नहीं, कहीं कहीं को भी चला जाता है वो. हाँ सर. करेक्ट, बट वो क्यों उड़ रहा होता है, क्यों उड़ रहा होता है? एकदम मस्त रॉकेट की तरह उड़ता है, यहाँ वहाँ चारों तरह भागता है. उसके अंदर की हवा बाहर आती है, मतलब वो बाहर की हवा पे फोर्स डालती है, इसीलिए वो बाहर की हवा उस पे फोर्स डालती है. करेक्ट करेक्ट, हवा बाहर को निकल रही है, मतलब वो बैकवर्ड एक्शन, और रिएक्शन हो रहा है मेरे बलून के ऊपर, वो आगे की तरफ को जा रहा है, हवा पीछे की तरफ को, बलून आगे की तरफ को. एक्शन रिएक्शन, वही सेम एग्जैक्ट प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे रॉकेट में होने वाला है. सो फोर्सेस ऑन द गैसेस दैट इज द एक्शन एंड द फोर्स ऑन द रॉकेट दैट इज द रिएक्शन. इसके बारे में आप लिख लीजिए बेटा. लिखने के लिए ये स्लाइड मैंने यहाँ दे दी है, और मैं थोड़ा सा छोटा होकर के थोड़ा साइड में आ जाता हूँ ताकि आपको आराम से क्लियरली वो चीज दिखाई देगी. आराम से लिख लीजिए, बिकॉज समझने के साथ लिखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या लिख रहे हैं वो बहुत जरूरी है. सो द रॉकेट exerts a force F on the gases. रॉकेट गैस के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसको छोटे से नोजल से पीछे की तरफ को पुश कर रहा है, दैट इज द एक्शन. The outgoing gases then exerts an equal and opposite force, that is the reaction on the rocket, due to which it moves in the forward direction. आपने वो पिक्चर देखी है क्या? मिशन मंगल. मिशन मंगल. हाँ सर. वहां पे कैसे, वहां पे इसका यूज कैसे कर रहे हैं? सर मार्स तक पहुंचने में उसी के ग्रेविटी का यूज कर रहे थे. याद है वहां पे वो गोल गोल घूम रहा था? हाँ सर, सैटेलाइट ना सर पहले उसको थोड़ा फ्यूल सेव कर रहे थे. हाँ, तो वो फ्यूल वो बर्स्ट कर रहे थे ना, तभी तो वहां पे उसको एक वो थ्रस्ट दे रहे थे एक्सेलरेट करने के लिए, फिर उसके बाद बंद कर दे रहे थे,
फिर वो एक ही वेलोसिटी से घूमेगा 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 घूमेगा, फिर उसको थ्रस्ट देंगे, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे। So equal and opposite. जो लोग रोलर स्केट्स कर रहे थे उनको तो ये पता ही होगा, जोर से धक्का मारेंगे तो फास्ट जाएंगे, कम धक्का मारेंगे तो स्लो जाएंगे। सर हाँ जी, सर कल केमिस्ट्री में मेंटी होगा? कल केमिस्ट्री में मेंटी के चांसेस कम हाँ लग सर रहे हैं, प्लीज। कम लग रहे हैं, चांसेस कम लग रहे हैं। अभी एक टॉपिक बचा है ना बेटा हमारा पूरा, वो सेपरेशन वाला फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी, सेपरेशन वाला एक पूरा टॉपिक बचा है। आई एम ट्राइंग कि वो एक बार टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर 1 या 2 मेंटी हम एक साथ ले सकते हैं। फिर जैसे ये टॉपिक में भी मैंने नहीं लिया मेंटी, अभी एक बार खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद आप 1 या 2 मेंटी अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरे चैप्टर के ऊपर। काफी दिन हो गए नहीं लिया, वी विल डू दैट। तो ये आप लिख लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। सर 2 मिनट। हाँ, स्विमिंग में भी होता है क्या? कुछ बच्चे स्विमिंग करते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ सर। सर। कोई स्विमिंग चैंपियंस हैं यहाँ पे? स्विमिंग में भी आप कुछ वैसा ही कर रहे हैं क्या? आप पानी को पीछे की तरफ को पुश करते हैं, हाँ, एक्शन, और वो पानी आपको आगे की तरफ को पुश कर रहा है, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। आप पुश करना बंद कर देंगे तो आप स्विमिंग करना बंद कर सर देंगे, स्टेबल हो जाएंगे उधर ही आप फिर। स्टेबल हो जाएंगे पानी पे। हाँ, जैसे फ्लोटिंग करते हैं ना एकदम। आगे चलें बच्चों। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट एक और पॉइंट जो कि हमारे बुक्स में है, एक पॉइंट और बुक में मेंशन किया है तो वी विल आल्सो मेंशन इट। ये देखिए यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको सर डायग्राम। उसके पैरों के नीचे आ जाओ सर। हाँ, सर उस आदमी के पैरों के नीचे आ जाओ, मतलब कुछ नहीं पैरों के नीचे नहीं आऊंगा मैं, कोई भरोसा नहीं, मेरे ऊपर डाइव मार दिया तो इसलिए मैं यहाँ बीच में आ जाता हूँ, ना उधर ना इधर, एकदम मिडिल में सुरक्षित। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत आराम से, ये किस किसने किया है, ये बड़ा डरावना होता है। सर मैंने। कुछ इसका कुछ एक हल्का सा ऐसा कोई वर्जन किसी ने ट्राई किया है कभी? सर मैंने। हाँ सर। कहाँ पर? एलिफेंटा पे। हाँ, करेक्ट। एलिफेंटा जाते हुए या फिर जब भी आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां पे बोट्स लगी होती हैं। इट इज रियली डेंजर। मुझे तो बड़ा डर लगता है, वो बोट ऊपर नीचे भी हो रही होती हैं और आपको वहां से जमीन के ऊपर कूदना होता है। हाँ सर, बहुत लोग कूद ही लेते हैं डायरेक्ट। करेक्ट। मैं उनको देख रहा था जो वहां काम कर रहे थे, वो तो बिना डरे करते हैं, लेकिन हम मेरे लिए तो जब बोट ऊपर नीचे जा रही है और एकदम कॉर्नर में है और मुझे पाँव जंप मार के उतरना है, बड़ा डर लगता है। कभी वो गैप बड़ा हो जाता है, कभी वो गैप कम हो जाता है। सर बोट बहुत हिलती है। हाँ, बोट हिलती रहती है। तो वहां पे ये होता है कि आप बोट को पीछे को पुश करेंगे तो बोट आपको आगे को पुश करेगी और आप जंप मार के शोर पर आ जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज देयर इन अवर बुक। एग्जैक्टली यही डायग्राम है, मैंने बुक से उठाया डायग्राम। सो इफ समवन जंप्स टू द शोर फ्रॉम द बोट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फोर्स ऑन द बोट, जो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऑन द बोट, दैट इज द एक्शन, जिसके कारण बोट इज मूविंग बैकवर्ड, बोट पीछे की तरफ को जा रही है। बट आपको इमीडिएटली जंप मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी डिले हो गए तो फिर पानी में, तो आप पानी में चले जाओगे। सर मुझे समझा नहीं कि मतलब वो बोट मूव बैकवर्ड, वो एक्शन कैसे होगा, वो रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? पहले जो चीज पहले होती है वो एक्शन होता है। सर तो हम लोग फॉरवर्ड जंप करेंगे, वो एक्शन नहीं होगा? पर फॉरवर्ड जंप करने के लिए, मैं वही तो तेरे को बोल रहा हूँ, चलने के लिए पहले तो नीचे पुश करती है तब चलती है, कि पहले चलती है तो नीचे पुश होता है?
पहले पुश करती है तो फिर चलती है, तो यहाँ पे भी तू पहले पुश करेगी, दैट इज द फोर्स, और उसका जो रिएक्शन तेरे को मिलेगा उससे तू जंप लेकर के आगे जा रही है। सर समझा आपने। सर मतलब मैंने जो आपको डाउट पूछा था नेटवर्क इशू के वजह से मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आप ये अभी आपने जो पढ़ा है वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ जी एक्सप्लेन कर देंगे, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। तो अगर आपका कुछ टॉपिक बीच में मिस हो जाता है, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा, ताकि जो भी बच्चे का कुछ सर टॉपिक मैंने आपको एक डाउट भी पूछा था हाँ जी चैट बॉक्स में कि when we cut an apple to knife does the third law of motion exist? नहीं, आई एम सॉरी, इतने सारे आ रहे हैं ना कि मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ सारी चीजें। जब हम कट कर रहे हैं एप्पल को नाइफ से, हाँ सर। हाँ सर तभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जिस्ट करता है। होगा ना, जैसे लिखने में भी थर्ड लॉ है ना, व्हेन यू आर राइटिंग। कटिंग तो छोड़ ही दो, जब आप राइटिंग कर रहे हो, आप पेपर पे कैसे लिख पा रहे हो, क्योंकि आप भी नीचे प्रेस कर रहे हो, पेपर आपको प्रेस कर रहा है, तभी आप लिख पा रहे हो। एक्शन रिएक्शन वहां पे भी हो रहा है, कटिंग में भी होगा। जब आप कोई चीज काट रहे हो तो आप तो उस पर प्रेशर लगा रहे हो ना, आप फोर्स लगा रहे हो, फिर वो रिएक्शन दे रहा है, तभी तो वो कट रहा है। तो एक्शन रिएक्शन सब जगह हो रहा है। सर लिख लिया और ड्रॉ भी। ओके आदित्य सिन्हा जी बोल रही है, मूविंग ट्रेन कोलाइडिंग विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द एक्शन एंड रिएक्शन? मूविंग ट्रेन कोलाइडिंग विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ट्रेन आ रही है और एक ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर जा रही है। ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जा रही है, हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे लेके जा रही है वो। है ना, पर ये तो एग्जैक्टली बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम वॉल को पुश कर रहे थे, वॉल इमीडिएटली हमको पुश करेगी, सेम वही है ना। ट्रेन आकर के जो भी चीज है उसके साथ अगर वो टच कर रही है तो एक एक्शन होगा और एक रिएक्शन होगा साथ ही साथ में। आगे चलें बच्चों। अब जो इसमें एक चीज है वो है कि भाई जो साइंस है वो कभी भी एक्सपेरिमेंट जरूर मांगती है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जरूर मांगती है चीजों का। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी इन्होंने टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हुआ है। एक तो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब तो सही बात है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमको दिया है। तो हम वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में यहाँ पे बात करना चाहेंगे। किसी को एनी आइडिया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे प्रूव कर सकते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम कैसे एक्सपेरिमेंट, लैब में डेफिनेटली केमिकल्स मिला के तो नहीं होगा इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? बट प्रथमेश, इससे पहले कि मैं आपका आंसर सुनूं, मैं आप सब बच्चों को एक ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि इसी की मदद से हाँ जी, वेट मेजर करने के लिए। क्या है ये? सर वो सिलेंडर का वेट मेजर करते हैं, वो कुछ है क्या? सिलेंडर, एक बोलता है सिलेंडर का वेट मेजर करते हैं, एक बोलता है वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज दिस बोला है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर नहीं लिखा है। व्हाट इज दिस, इसका एक नाम होता है। वेट स्ट्रिंग। नाम बताओ। वेट मेजर बिल्कुल गलत ताशवी बोलो। नहीं, सर स्प्रिंग। क्या है? देखो दिव्यांशु पांडे ने क्या जबरदस्त गेस मारा है, वेइंग स्ट्रिंग। वेइंग स्ट्रिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। सर स्प्रिंग बैलेंस। बिल्कुल, कहां से लेकर के आया? स्प्रिंग बैलेंस है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग कॉयल बोल रहा है देवशीष बॉबी स्प्रिंग कॉयल, और आर्यन बोल रहा है मशीन। यस, दिस इज अ मशीन, बट इसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। अब ये स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम कैसे पता करने वाले हैं, हम अपने लॉ को कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं, उसके लिए देखिए बच्चों हम ये करने वाले हैं। ध्यान देना, ये देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है।
हमने एक तरफ वॉल है हमारे पास, तो हमने वॉल के साथ एक हुक फिक्स कर दिया, उसके साथ हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया बी, और स्प्रिंग बैलेंस बी के साथ हमने स्प्रिंग बैलेंस ए को फंसा दिया, और हाथ से अभी अपनी तरफ को हम पुल करने वाले हैं, उसको पुल करने वाले हैं. सो वी आर पुलिंग इट. सो वी हैव टेकन टू स्प्रिंग बैलेंसेस विच आर कनेक्टेड टुगेदर. एक तरफ उसको वॉल के साथ फिक्स कर दिया है, और अब हम उसको जोर से अपनी तरफ खींचने वाले हैं. बिल्कुल शर्वरी, आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, डोंट वरी. नेटवर्क का इशू मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल. तो क्या होने वाला है, कौन बताने वाला है ये एक्टिविटी? अगर किसी को पता है, प्रथमेश हाथ ऊपर कर रहे हैं, बोलिए. सर अगर हम वो जो स्प्रिंग बैलेंस ए है ना, उसको हम पुल करेंगे तो जो वॉल से अटैच हुआ स्प्रिंग बैलेंस है उसमें भी उतना ही मेजर दिखाएगा जितना ए में दिखाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट. पर इससे क्या पता चलेगा? सर कोई और इससे बता. हाँ, सर इससे हमें पता चलेगा कि इक्वल. एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. ओके ओके, गुड गुड गुड. ताशवी कुछ ऐड अप करना चाहती हैं? सर वही बोलने वाले. ओके ओके, एनीबडी एल्स? तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर देंगे. तो ये एक्टिविटी में आपको ये ड्रॉ करना है और ये लिख देंगे. देखिए मैंने पूरे का पूरा लिख दिया है, क्योंकि अब इसमें ना एक ही कंस्ट्रेंट है इस मेथड में कि हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं. आई होप कल को जूम इसको थोड़ा इंप्रूव करे और हमें कुछ लिखने की फंक्शनैलिटी भी दे. बाकी तो बहुत अमेजिंग है, स्लाइड बहुत अच्छी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं. तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि जो लैपटॉप है वो तो ठीक है, जो लोग मोबाइल पे थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला सर आप बहुत बड़ा बड़ा और क्लियर लिखते हो, तो हमें अच्छे से सब कुछ स्क्रीन पे दिखता है. तो आई एम हैप्पी अबाउट इट. बट वही है कि अभी तक इसमें कुछ लिखने का फंक्शन नहीं आया, सो वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन दीज काइंड ऑफ स्लाइड्स. ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टाइम पे आप लिख नहीं सकते. सर एनोटेट नहीं होता? एनोटेट है ही नहीं इसमें, ये अभी बीटा वर्जन चल रहा है, बट आई लव इट, बहुत पसंद आया मुझे. इसलिए मैंने कल बैठ करके ये अपने नए ट्रांसपेरेंसीज, आपने देखा होगा मैंने आज कुछ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो मैंने ऐड करे हैं वो इसी फीचर की बात कर रहा हूं मैं. एग्जैक्टली ये फीचर की बात कर रहा हूं. नहीं तो हम पावर पॉइंट अपने स्क्रीन शेयर करके कर सकते हैं, बट उसमें मैं फिर ऐसे स्लाइड पे बैठा हुआ नहीं आता हूं, फिर मैं वो साइड में आता हूं. आपको पता है, साइड में नीचे की तरफ वो पीछे काइजन लिखा हुआ आता है. ये इन्होंने नया फीचर बनाया है. इसमें क्या होता है, मेरे आसपास वही कलर आ जाता है जो स्लाइड का कलर होता है. तो अगर स्लाइड का व्हाइट कलर है तो मेरे आसपास व्हाइट आ जाता है. तो ये अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है कि कोई वहीं पे बैठ के पढ़ा रहा है. तो ये आप जरूर लिख लीजिए. वॉल और दो स्प्रिंग बैलेंसेस हमने बोला एक दूसरे के साथ अटैच हैं और आप उसको पुल कर रहे हैं. तो जैसा कि प्रथमेश ने बोला, बोथ द बैलेंसेस विल शो द सेम रीडिंग. दोनों बैलेंस में सेम रीडिंग आएगी. आप प्रीवियस वाली स्लाइड बता सकते हो कैसे? हाँ, इसके पिछले वाला स्लाइड अब तो आराम से दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइड खत्म नहीं होती है. फॉरवर्ड बैकवर्ड आप जा सकते हैं. ओके, सो लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस हाँ सर, हो गया, थैंक यू. कनेक्टेड टुगेदर. और उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी बिल्कुल अदिति सिन्हा भी वही लिख रही हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, यही तो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे. द सेकंड वन विल इंस्टेंटेनियसली अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट वन. तो वही यहाँ पे हो रहा है, वही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम बता रहे हैं इसका, क्योंकि दोनों आप देखेंगे दोनों स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग आएगी. सो द फोर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, द फोर्स जो पुल करने वाला जो ए है दैट इज एफ ए बी लिख दिया है, और जो फोर्स बी वाला जो स्प्रिंग बैलेंस लगा रहा है वो एफ बी ए लिख दिया है. तो दोनों आर इक्वल बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए नीचे आप मेरे साइड में यहां देख रहे होंगे लिखा हुआ कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिखा हुआ है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज थर्ड लॉ का एकदम आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है.
तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन अलग बट मैग्नीट्यूड सेम, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है. सो फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए is equal to force applied by the spring balance A on B, but they are in the opposite direction, so a negative sign is there. आगे चलते हैं बच्चों. तो हमने क्या किया आज, बहुत सारी चीजें हमने करी. बाद में तो टाइम मिलता नहीं है, 1 सेकंड लगा के हम पीछे, क्योंकि अभी स्लाइड मॉडल पे है ना, तो आराम से पीछे जा सकते हैं. एक बार जाके फिर से हम एकदम स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं. हमने बच्चों यहां से शुरू किया था. न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट आपसे पूछा था, आपने स्टेटमेंट दिया था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फिर उसको मीनिंग भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला था. आपने मीनिंग बताया था मुझे कि जो एक बॉडी दूसरे पे एक्सर्ट कर रही है, सेम फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, दे आर इक्वल बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फिर हमने नेक्स्ट आए थे और आपको बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. पहला हमने शुरू किया था पुशिंग अ वॉल से लेकर के, पुशिंग अ वॉल में क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है. स्केटिंग पर आए थे, लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने बोला था एक्शन इज द वेट एंड रिएक्शन. और उसके बाद हम लोगों ने वॉकिंग की बात करी थी, जिसमें फोर्स जो आप लगा रहे हैं, रिएक्शन जो जमीन लगा रही है. नेक्स्ट उसके बाद हम आ गए थे बुलेट फ्रॉम अ गन की बात की थी हमने, करेक्ट. सो बुलेट जो है वो है फोर्स और जो रिकॉइल जो हो रहा है दैट इज द रिएक्शन. उसके बाद हम रॉकेट पे आए थे. रॉकेट का भी जो गैसेस जो एक्सर्ट कर रहा है नीचे को फोर्स, और जो गैसेस के कारण जो रॉकेट ऊपर को जा रहा है दैट इज द रिएक्शन. उसके बाद हम आ गए थे ये पर्सन जंपिंग फ्रॉम द बोट ऑन टू द शोर. और उसके बाद लास्ट में हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आ गए थे, जहां हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया था और 2 स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने ये प्रूव किया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो इक्वल वर्ड एंड ऑपोजिट के लिए नेगेटिव साइन. आ जाते हैं नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बच्चों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. प्लीज गिव दी हेडिंग. अमोल बोल रहे हैं सर टुडेज पार्टिसिपेंट्स आर लेस. यस, सम पार्टिसिपेंट्स आर लेस, but they are missing on to, I am telling you, they are missing on to a very very important topic, conservation of momentum. मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो मैं वेट कर रहा हूं. कोई बच्चा या बच्ची बता सकता है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. उसकी एक स्टेटमेंट है और या एक एकदम शॉर्टकट भी है. एक तो पूरा स्टेटमेंट होगा, मैं आपको दूंगा, बट इन शॉर्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? बोलिए प्रथमेश. सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये इंडिकेट करता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है वो सेम हो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट. द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज एग्जैक्टली द सेम, इज इक्वल. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ताशवी बोल रही है मुझे स्कूल में ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आया. ताशवी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा. सो आई विल गो वेरी स्लोली. इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस में फ्लॉप हो जाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये टॉपिक. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. इसमें 2 चीजें हैं. टॉपिक हो सकता है आज पूरा चैप्टर खत्म ना हो, एक सेशन और लग सकता है हमको. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक डेरिवेशन है वो आ सकता है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. और दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें. हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन से, पर उसके पहले स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं. स्टेटमेंट ये रहा बच्चों, स्टेटमेंट लिख लो. मैं यहां से हट जाता हूं, आराम से स्टेटमेंट लिख लीजिए. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात होगी तो 2 ऑब्जेक्ट उसमें आपको दिखाई देंगे, जैसे एक गन और बुलेट. करेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे. 2 ऑब्जेक्ट या 2 कार एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, या सेम डायरेक्शन में पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार रही है. 2 प्लेयर्स, 2 हॉकी प्लेयर बॉल की तरफ भाग रहे हैं और एक दूसरे से टक्कर हो गए हैं. ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस होते हैं. या एक लड़की भाग के आई है
और वो स्केटबोर्ड के ऊपर जंप मार गई और फिर बैलेंस करते हुए आगे जा रही है। ये सब क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हैं। सो इफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात वही कर रहे हैं, टू से ज्यादा ऑब्जेक्ट, दे आर एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, then their total momentum remains conserved before and after the interaction, provided that there is no external force acting on them. और कोई external force ना हो, सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे में उनका बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. Momentum before collision, momentum after collision is equal. Done, sir. Okay. Zia बोलती है conservation of momentum is a fundamental law which states that the momentum of a system is constant and if there are no external forces acting on the system. Yes, Amol भी वही बोलते हैं. One of the most powerful laws in physics is the law of momentum conservation. For a collision occurring between an object 1 and object 2 in an isolated situation or an isolated system, the total momentum of the two objects before and after is equal. By God, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो है सबका अंतिम निचोड़ यही है, ये लिख लीजिए. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, यही है वो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज टोटल मोमेंटम. यस अथर्व बोलिए. सर 1 मिनट पीछे लीजिए. 1 मिनट पीछे ले लेते हैं, फिर मुझे छोटा भी होना पड़ेगा. सर हो गया. अथर्व हो जाएगा तो सर बताइएगा. आप एक्सप्लेन करेंगे. आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आदिति जी, नेटवर्क इशू. आगे चलते हैं. सर आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे. हाँ मैं एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको, आप डोंट वरी, आप बिल्कुल उस पे मत जाइए. वो स्टेटमेंट जो है उसका मतलब ये है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ. कोई आपसे पूछे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप यही बोलोगे जो ऊपर दिख रहा है आपको. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये उसका मतलब है. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर, बस यही लिखेंगे आप और यही बोलेंगे. एकदम शॉर्ट में है. कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कंजर्व होता है, सेम होता है. चलिए इसको प्रूव करते हैं. हेडिंग डाल दीजिए, लेट अस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो आज के क्लास में तो प्रूव करना भी पॉसिबल तो नहीं है, पर चलिए जितना होगा उतना करेंगे. Let us prove the law of conservation of momentum. हाँ जी आदेश जी बोलिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन तभी वैलिड है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा ना. हाँ जी चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं. एक डायग्राम बनाइए. मैं यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ ऊपर आ जाता हूँ मैं. ठीक, ये डायग्राम आप जरूर बनाइए. डायग्राम देखिए, आपको इधर नीचे और साइड में डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा. एक ऑब्जेक्ट पहले हमने लिया है MA, है ना. कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल ले लेते हैं. MA इज द बॉल, उसका मास है MA, मतलब A ऑब्जेक्ट है, उसका मास M है, तो उसको MA बोल दिया. और वो UA की वेलोसिटी से जा रहा है. UA इनिशियल वेलोसिटी उस A की U है, तो UA. एक बॉल और आपको दिखाई दे रही होगी, उसी के साइड में यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है MB, बॉल B which has a mass M which is moving with an initial velocity UB. और ये कोलिजन के पहले की सिचुएशन है. और देखिए साथ में एक कंडीशन भी लिख दिया उन्होंने, यहाँ नीचे कंडीशन लिखी है, लेट UA इज ग्रेटर देन UB. तभी तो कोलिजन होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं. कोलिजन तभी होगा जब UA ज्यादा होगा UB से, है ना. UB आगे आगे जा रहा है, UA उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो पीछे वाला स्पीड से आएगा तभी आगे वाले के साथ टक्कर मारेगा. अगर आगे वाला स्पीड चल रहा होगा तो कभी भी टक्कर नहीं होगी. सो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा. इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि ये अभी आपने डायग्राम बना लिया सब बच्चों ने.
MA मूविंग विद UA, MB हाँ मूविंग सर, विद बना लिया। UB। हाँ, तो जरा इस पे लिख लेते हैं बेटा, ये लिख लो। मैं यहां से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं और इधर आ जाता हूं, सर थोड़ा और साइड हो जाए। और भी साइड हो जाता हूं, ये लीजिए। हाँ सर, ओके। सर फिर मुझे से एक बार बताइए ना, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें एक ऑब्जेक्ट है MA जो कि UA की वेलोसिटी से सर जा रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। एक ऑब्जेक्ट है MB जो UB वेलोसिटी से जा रहा है। आपका नेटवर्क बहुत वीक है बेटा, बाद में आप ना वीडियो देख लीजिए। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ, वो इसलिए हो रहा है कि आपके वहां का नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क वीक है। आप बाद में वीडियो देख लीजिए। आदित्य आगे एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B, है ना। जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है उसको बस हम अब लिख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, जिनके मासेस हैं MA MB, वो मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। और जो MA है वो UA की वेलोसिटी से जा रहा है, यहां दिख रहा है, और जो MB है वो UB की वेलोसिटी से जा रहा है, और UA वेलोसिटी इज मोर देन UB। डन सर। आगे चलते हैं। सर वेट 2 मिनट। हाँ, सर ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तो अगर ये सिचुएशन, ये जो साइड में मेरी सिचुएशन लिखी हुई है कि लेट UA बी ग्रेटर देन UB, तब क्या होने वाला है? अगर UA इज ग्रेटर देन UB, कोई बताएगा क्या होने वाला है? सर हाँ बोलो, प्रथमेश बोलो। सर सर इफ UA इज ग्रेटर देन UB, क्या होने वाला है थोड़ी देर के बाद? सर ऑब्जेक्ट A will collide with object B. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ UA इज ग्रेटर देन UB, तो दोनों आपस में कोलाइड करने वाले हैं। और जब कोलाइड करने के लिए मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपकने वाले हैं। मैं अपने आप को इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ले जाता हूं, अब मस्त रूप से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये देखिए, तो आपको यहां दिख रहा होगा नीचे दो ऑब्जेक्ट हैं, B आगे मूव कर रहा था और A उसके पीछे मूव कर रहा था। A फास्ट था, तो अब आकर के A ने B को टक्कर मार दी। तो जब टक्कर मारने वाली सिचुएशन आ रही है, तो ये वो स्प्रिंग बैलेंस वाली सिचुएशन आ रही है। तो यहां A B के ऊपर फोर्स लगा रहा है और B A के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जो A फोर्स लगा रहा है B के ऊपर, उसको हम लिखेंगे FAB, और सेम टाइम पे इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त B भी A के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम लिखेंगे FBA। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यस बोलिए। यस फिर से एक बार यस एक्सप्लेन कीजिए, नहीं समझा मुझे। हाँ, यहां पे लिख लेंगे आप, ये देखिए, ये लिख लीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। So if UA is greater than UB, then the two objects will collide definitely. अगर A की स्पीड ज्यादा थी, पीछे से आएगा और B के साथ टक्कर हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर टाइम में जब कोलिजन होगा, जब दोनों के पास टक्कर होगी, तो A B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और B A के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसके बाद वो दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब आप कैरम खेलते हैं, तो कैरम में आपके पास क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइकर और गोटियां होती हैं। आप उसको टाइगर। हिट करते हो, तो स्ट्राइकर पीछे से जाके उसको हिट करेगा और बाद में दोनों अपनी अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से चले जाएंगे। या अगर आपने बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसा पूल टेबल खेलते हैं, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। आप एक बॉल से हिट कर रहे होते हैं, वो बॉल जाती है, उसको टक्कर मारती है, बाद में दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में कहीं कहीं को चली जाती है। तो वही यहाँ पे होने वाला है। मैंने आपको बताया बिफोर कोलिजन क्या सिचुएशन थी, अब मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि कोलिजन के वक्त क्या हो रहा है, और आफ्टर कोलिजन अब क्या होने वाला है। आगे की स्लाइड में हम वो लिखते हैं। डन सर। हाँ जी, सर एक डन सेकंड सर।
नेक्स्ट, कोलिजन के बाद ये देखिए यहां पे लिख रहे हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट ए था, है ना, ऑब्जेक्ट जो ए था, अब वो पहले यूए की वेलोसिटी से जा रहा था, अब वीए की वेलोसिटी से जाने लग गया। और जो ऑब्जेक्ट बी था, जो यूबी की वेलोसिटी से जा रहा था, अब वो वीबी की वेलोसिटी से जाने लग गया। ये आफ्टर कोलिजन की बात है। तो आप ये लिख लीजिए, सपोज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज वीए एंड वीबी। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज बदल गई और वीए और वीबी आ गई। सर एक सेकंड पीछे जाएंगे। कंडीशन में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? इनिशियली वेलोसिटी ए की ज्यादा थी। वी में हम ऐसा कुछ भी नहीं स्पेसिफाई, वी में स्पेसिफाई नहीं कर रहे। आफ्टर कोलिजन। हाँ जी सर आफ्टर कोलिजन की बात करें। आफ्टर कोलिजन कुछ नहीं कह सकते, किसी की भी कितनी वेलोसिटी सेम होगी ना? सेम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए टक्कर होने के बाद। हमें ये नहीं बताया गया कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आफ्टर कोलिजन वाला पॉइंट जरूर आप लिख लीजिए। सपोज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी बिकम्स वी ए एंड वी बी आफ्टर कोलिजन। इसी के बेसिस पे हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं आपसे 2-4 मिनट और मांगूंगा। आई होप यू विल अग्री विद दैट। ठीक है, हम इसको फिनिश कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। डेरिवेशन को बीच में नहीं छोड़ेंगे। आफ्टर कोलिजन, ओके, तो ये हमने लिख लिया। देखो अभी तक एक बार फिर से पीछे जाके पूरा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हमने स्टार्ट किया था अपना प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन। यहां से हमने बोला था एक ऑब्जेक्ट था मास ए का जो यूए की वेलोसिटी से चल रहा है, एक मास बी है जो यूबी की वेलोसिटी से चल रहा है। यूए वेलोसिटी ज्यादा है जिसके कारण उनमें कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद अब दोनों ऑब्जेक्ट वीए और वीबी की वेलोसिटी से ट्रेवल करने लग गए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या आंसर होगा तो कौन बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए मुझे यहाँ पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। प्रथमेश का हाथ ऊपर दिख रहा है और ताशवी का हाथ ऊपर दिख रहा है। प्रथमेश बोलिए। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, सर एम ए यू ए एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जब हमने मोमेंटम टॉपिक पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि वहां हमने चेंज इन मोमेंटम फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोला था। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए विल बी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी। और वैसे ही मैं आपसे पूछता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। हाँ बोल दीजिए, आशीष बोल दो, आशीष बोलो। एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। बिल्कुल सही है। सो सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी विल बी एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि मोमेंटम निकाला हमने, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम निकाला, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम निकाला, दोनों को माइनस किया, डिवाइडेड बाय टाइम किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। सो वी हैव फाउंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, जिसको इक्वेशन 1 डाला, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी निकाला, जिसको हमने पॉइंट नंबर 2 डाल दिया, पॉइंट नंबर 2 डाल दिया। आगे चलते हैं। सर आज क्लास कितने बजे तक है? शर्वरी बैच 2 8:30 तो हो गया है, बट मैं आपसे 5 मिनट और मांगूंगा ताकि हम ये डेरिवेशन कंप्लीट कर सकें, उसके बाद ही हम रुकेंगे। सर एक बार प्लीज स्लाइड पे जाइए। इसके पिछली वाली स्लाइड ये रही। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए विल बी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टाइम, and rate of change of momentum of B will be MB VB minus MB UB divided by time। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद है किसी को? उसका स्टेटमेंट जरा बोल दे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स।
तो यहाँ पे अगर मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या मैं, बताइए? नहीं सर। ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिएगा, मैं अपने आप को यहां से उठा के इन स्टेटमेंट के पास ही ले जाता हूं। देख लीजिए हमारे यहां पे FAB फोर्स, ऊपर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A, नीचे है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B, एंड बोथ आर इक्वल टू द फोर्स। तो एक जगह हो गया FAB, एक जगह हो गया FBA। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो बताना। नहीं सर। हाँ, एकदम स्लोली जा रहे हैं, इजीली जा रहे हैं, स्लोली जा रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर लेकिन इन्हीं दो इक्वेशंस को तो हमने 1 और 2 माना था ना, तो वापस 3 और 4 क्यों? नहीं, 1 और 2 में हमने सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को 1 लिखा था और 2, यहाँ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है ताशवी। हाँ ओके सर, समझ रहे हैं? इसके बाद ताशवी 1 मिनट रुक जाओ, ये बताओ बोलूं? न्यूटन्स थर्ड लॉ बताओ बोलूं? ताशवी। सर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। करेक्ट। और जो हमने उसके बाद जब हमने वो स्प्रिंग बैलेंस वाला जब एक्टिविटी किया था, स्प्रिंग बैलेंस वाले एक्टिविटी में सबसे लास्ट में क्या लिखा था? सर हाँ बोलो आशीष। सर मतलब अभी जो आंसर आएगा वो बोलूं? हाँ सर MA माइनस MA। नहीं रुक जा, वो उसके बाद वाला स्टेप है। प्रथमेश बोलो। सर मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वहां हमने ऐसा लिखा था क्या? ऊपर जो दिख रहा है ये लिखा था हमने। हाँ सर। FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। सर बोलूं? यही आया था ना? सर। हाँ सर। और अभी इसके पिछले वाले स्टेप में आपको याद होगा, तो ये वाले स्टेप में सर अभी ये स्टेप हम उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। यस, ये उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और FAB की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, FBA की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाहर माइनस साइन जरूर लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर खास करके मैं उस माइनस साइन के आसपास अपना सर को ले जाता हूं। ये देखिए, ये जो माइनस साइन ऊपर लगा है बहुत जरूरी है। प्लस हो जाएगा और MUB वो प्लस हो जाएगा। हाँ, इसको अभी ओपन कर दीजिए। कुछ कटिंग वटिंग होने वाली है क्या, बताइए? हाँ सर। हाँ सर। टाइम होगा? टाइम ओके, टाइम कट कर देते हैं दोनों तरफ से। और ये नेगेटिव साइन के कारण वो अंदर वाला जो माइनस VB MB UB है वो प्लस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में ऐसे हो जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। यस और नो? सर मेरा फाइनल आंसर बताओ। इसके बाद एक स्टेप और आएगा ना इसके बाद। हाँ सर। VV को एक तरफ ले लेते हैं, UU को एक तरफ ले लेते हैं। VV को एक तरफ, UU को एक तरफ, और ऐसे करके हम प्रपोज कर देंगे हमारा ये। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ मस्त जगह दिख रही है मुझे। हाँ ये देख लीजिए, नीचे देख लीजिए। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, VV जहां पे आया आफ्टर, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जहां UU आया। ओके, एक बार इस स्टेप को जल्दी ना करते हुए वापस जाते हैं। ध्यान दीजिए, रुकिए वापस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA होता है। दोनों की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद TT कैंसिल कर दिया, और जो नेगेटिव साइन था उसके कारण साइन चेंज हो गए। अब UU को एक तरफ और VV को एक तरफ ले गया, और कहानी खत्म, और कहानी खत्म। सो दिस वाज डेरिवेशन। ताशवी, डेरिवेशन इजी लगा? हाँ सर, वो 1-2 बार पढ़ूंगी तो अच्छे से समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले वो डायग्राम्स अपने मन में लाने हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करना है। लेकिन यहाँ मैं जाने से पहले एक बात बता दूं बच्चों, बहुत बच्चों को A और B के टर्म्स में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये जो लॉ है वो A और B के टर्म्स में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नीचे एक और दे दिया, वो यूज कर लीजिए आपको चाहिए तो। A B की जगह 1 और 2। मैंने उसी के
किया है। हाँ, मैं भी 1 और 2 ही यूज करता हूँ, तो आप भी वैसे ही यूज कर लेना, तो बोलना भी इजी हो जाएगा। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बहुत इजी हो जाता है, नीचे लिखा भी हुआ है। Yes. m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये आप प्लीज लिख लीजिए। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे मुझे ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ही बोल करके दिखाएं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस मैं बताऊं? m2v2। एक ही सांस में कौन बोल रहा है पहले? आशीष। सर मैं बोलूं? अमूल। हाँ, अमोल बोलिए, उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं, बोलिए। m1u1 प्लस m2v2 m1v1 प्लस m2v2। एक बार फिर से, बीच का इक्वल टू साइन खा गया। m1u1 प्लस m2v2 m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1 प्लस v1 फिर से ट्राई करो, तब तक किसी और को मौका देता हूँ। अथर्व बोलो। m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2u2 v2। हाँ, गलत हो गया, गलत हो गया। सर मैं बोलूं? प्राची बोलो। m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। तथास्तु, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट। सर मैं बोलूं? बोलो सर। नेक्स्ट। है सर मैं ताशवी बोलो। m1u1 plus m2u2 equals m1v1 plus m2v2। तथास्तु, आप जा सकती हैं, लॉग आउट करिए। नेक्स्ट। सर अभी मैं बोलूं? बोलो। सर मैं ट्राई करूं? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। तथास्तु। नेक्स्ट। m1u1 plus m2u2 is equals m1v1 plus m2v2। वेरी गुड, और फास्ट बोलने की कोशिश करिए। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। नेक्स्ट। m1v1 plus m2v2। बिल्कुल सही बोला है। और एक दो बच्चा ट्राई करो, फिर एंड करेंगे आज का सेशन। सर एक डाउट। अथर्व डाउट अभी नहीं, पहले ये क्लियर करते हैं। सर मैं ट्राई करूं? हाँ बोलो। m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। वेरी गुड। नेक्स्ट, और कोई बोलिए। नेक्स्ट। सर m1u1 plus सर m1u1 सर m1u1 और प्रैक्टिस करके आओ, और प्रैक्टिस करके आओ। m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। अब सही बोला है। 1 plus m2u2 v2। आदिति फिर से बोलो, सुना नहीं। m1u1 plus m2u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। वेरी गुड। अगली क्लास तक याद रहना चाहिए ये सब के सब चीजें। सर डाउट ले सकते हो अभी?